जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है क्लास 10 बायोलॉजी से पढ़ने वाले हैं और इसमें जनन के बारे में पढ़ेंगे आपके अध्ययन की सुविधा के लिए। और समय आप जानते हैं कि बहुत कम होते हैं, इसीलिए हम सभी चीजों को लिख कर लाए हैं और आपका समय भी बचेंगे और आप अच्छे ढंग से अध्ययन भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आज जो अध्याय है अध्याय 6 है और उसमें जनन पढ़ेंगे, जनन जिसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो पहले पढ़ते हैं जनन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे जनन की आवश्यकता क्यों हुई, तो इसके विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जनन जानते हैं। जनन जो होता है अपने समान संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। जैसे कोई भी जीव अपने समान संतान की उत्पत्ति करते हैं, जैसे हाथी को जन्म देते हैं, मटर के पौधा से मटर उत्पन्न होता है, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य को जन्म देते हैं। अब समझते हैं जनन की आवश्यकता क्यों होती है। तो प्रत्येक जीव, जैसे अभी वर्तमान परिदृश्य में आप मानव समूह को देख रहे हैं, मानव समुदाय को देख रहे हैं, अगर मानव समुदाय खुद जनन नहीं करेंगे तो मानव समुदाय इस पृथ्वी पर से विलुप्त हो जाएंगे। तो वही इसमें बताए हैं कि प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन करती है। अगर मानव जनन नहीं करता तो आज मानव की प्रजाति इस पृथ्वी पर नहीं पाए जाते। तो चलिए अब हम चलते हैं जनन कितने प्रकार के होते। जो जनन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक अलैंगिक जनन होता है जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और दूसरा लैंगिक जनन होता है जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको अलैंगिक जनन से अवगत कराएंगे, अलैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। फिर जब अलैंगिक जनन पढ़ लेंगे, अलैंगिक जनन की परिभाषा, अलैंगिक जनन की विशेषताएं, अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी जब आपको हम बता देंगे, फिर एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को कोलोन क्यों कहा जाता है। इन सभी प्रश्नों का जब हम चर्चा कर लेंगे उसके बाद आपको लैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले अलैंगिक जनन जानते हैं। ऐसे जनन जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, यानी जो अलैंगिक जनन होते हैं इसमें केवल और केवल एक जीव भाग लेते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, कुछ कवक, हाइड्रा और ईस्ट अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। फिर इस अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, इसीलिए इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। तो अलैंगिक जनन आपको याद हुआ, यानी ऐसे जनन जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। फिर एक और बिंदी आपको याद रखना है कि अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होते हैं उनको कोलोन या एक पुंजक कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को कोलोन या एक पुंजक क्यों कहते हैं। आपको आगे अध्ययन कराया जाएगा कि अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न होते हैं वो अपने जनक के समान होते हैं, उनका आनुवांशिक लक्षण और आकार की दोनों अपने जनकों के समान होते हैं, इसीलिए अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान को कोलोन या एक पुंजक कहते हैं। आप लगातार सुनते रहिए। और आगे अलैंगिक जनन की विशेषता, आखिर अलैंगिक जनन जो होता है इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको हम पहले बता चुके हैं कि अलैंगिक जनन में केवल एक जीव भाग लेते हैं। तो वही लिखे कि इसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं, अर्थात अलैंगिक जनन जो होते हैं उसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं। तो पहला विशेषता याद है। दूसरा, इसमें युग्मक निर्माण, जैसे आपको पता होगा कि मनुष्य यानी नर में जो होता है वो शुक्राणु बनता है और मादा जो होते हैं उसमें अंडाणु बनते हैं। और एक बात और यहाँ याद रखना है
कि शुक्राणु को नर युग्मक कहते हैं और अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं। तो इसमें युग्मक निर्माण और निषेचन और युग्मनज नहीं बनते हैं। तो यानी जो दूसरा विशेषता याद रखना है कि इसमें ना तो युग्मक बनते हैं, क्या क्या चीज, ना तो इसमें नर युग्मक बनते हैं ना मादा युग्मक बनते हैं। और जब नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं बनते हैं और इसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं, इसलिए इसमें निषेचन की प्रक्रिया भी संपन्न नहीं होती है। आपको आगे बताया जाएगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को ही क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। निषेचन के पश्चात बनता है युग्मन। निषेचन के पश्चात नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, उसके पश्चात युग्मनज बनता है। तो इसमें ना तो युग्मक निर्माण होते हैं, ना निषेचन होता है, ना युग्मनज बनते। ये दूसरी विशेषता आपको याद रखना। तो अब चलते हैं अगला, इससे उत्पन्न संतान को कोलन कहते हैं। आपको यहाँ ही बता चुके हैं कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान जो होते हैं उसे कोलन या एक पुंजक कहते हैं। इस बात का भी ध्यान रखते हैं। जनन की यह प्रक्रिया सरल और तीव्र होती है। यानी जो अलैंगिक जनन होते हैं यह प्रक्रिया एकदम सरल और तीव्र होते हैं। इसमें कम समय में अधिक संतति की उत्पत्ति होती है। आपको अभी बताया है कि ये जो अलैंगिक जनन होते हैं, अलैंगिक जनन यह प्रक्रिया सरल और तीव्र होते हैं, इसीलिए इसमें कम समय में अधिक से अधिक संतति उत्पन्न होता है। जैसे उदाहरण के लिए कोरोना वायरस को लिया जाए, तो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस से कोई व्यक्ति अगर संक्रमित होते हैं तो कुछ ही समय बाद उसमें कोरोना वायरस की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस भी अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस प्रकार के जनन से विभिन्नता उत्पन्न नहीं होता। यानी जो अलैंगिक जनन होते हैं इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होते हैं। यानी अर्थात अमीबा है तो उसमें किसी ऐसे परिवर्तन नहीं होते हैं कि जिससे वो पैरामीशियम बन सके। तो इसमें इस प्रकार के जनन से विभिन्नता उत्पन्न नहीं होता है। अतः जब विभिन्नता उत्पन्न नहीं होंगे तो जैव विकास नहीं होंगे। जैव विकास का मतलब हो गया कि पृथ्वी पर अधिक से अधिक जीवों की जातियों की संख्या होनी चाहिए। तो अलैंगिक जनन से इस प्रकार का विकास नहीं हो पाता है। तो पहला पॉइंट बताया कि इसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। फिर दूसरा आपको बताया थे कि युग्मक निर्माण और निषेचन युग्मनज नहीं बनते हो। फिर तीसरा आपको बताए इससे उत्पन्न संतान जो होते हैं उनको कोलन कहते हैं। जनन की प्रक्रिया सरल और तीव्र होती है और कम समय में अधिक से अधिक संतति उत्पन्न होती है। और इस प्रकार के जनन से विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। और जब विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती तो इससे जैव विकास की संभावना ना के बराबर होता है। वैसे आपको जैव विकास के बारे में अगला अध्याय में बताएंगे। फिर है अलैंगिक जनन के प्रकार। आपको मुख्य रूप से इस अध्याय में अलैंगिक जनन के 6 विधियां बताएंगे। तो सबको एक एक बारीकी से एक एक करके बताएंगे। पहला है विभाजन और दूसरा है मुकुलन। विभाजन, मुकुलन, बीजाणु जनन, अंडी भवन, पुनरुत्थ भवन, कायी जनन। तो फिर से एक बार सुनने का प्रयास कीजिए। विभाजन, मुकुलन, बीजाणु जनन, अंडी भवन, पुनरुत्थ भवन, कायी जनन। जो द्विविभाजन होते हैं इसमें आपको 2 प्रकार बताएंगे। एक द्विविभाजन आपको हम बताएंगे। द्विविभाजन अर्थात इसमें एक जनक जीव होते हैं, वो 2 भागों में बट जाता है। तो जब 2 भागों में बट जाएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे द्विविभाजन। तो किसमें होता है? अमीबा में होता है, पैरामीशियम में होता है, यूग्लिना में होता है। एक बात और द्विविभाजन से संबंधित याद रखना है कि द्विविभाजन अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न होते हैं, जबकि बहुविभाजन जो होते हैं इसमें जनक जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है और प्रत्येक बटे हुए भाग या प्रत्येक भाग एक नए जीव का निर्माण करता है। जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम। अमीबा में भी
अमीबा में भी बहुविभाजन होता है और प्लाज्मोडियम में भी बहुविभाजन होता है। आप यहाँ एक सवाल कर सकते हैं कि द्विविभाजन, अमीबा में द्विविभाजन भी होता है और बहुविभाजन भी होता है। तो हाँ, अमीबा में द्विविभाजन और बहुविभाजन दोनों होते हैं। जब अमीबा के समक्ष अनुकूल परिस्थितियां होती है तब ये द्विविभाजन की प्रक्रिया संपादित करती है, लेकिन जब अमीबा के समक्ष प्रतिकूल परिस्थितियां होती है तब ये बहुविभाजन की प्रक्रिया संपादित करते हैं। आपको हम फिर से विभाजन विस्तार पूर्वक बताएंगे, विभाजन की परिभाषा बताएंगे, फिर ये दो प्रकार के होते हैं द्विविभाजन और बहुविभाजन, इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर अमीबा पैरामीशियम युग्लिना ये अनुकूल परिस्थितियां में संपादित होती है, ये आपको बताएंगे। फिर बहुविभाजन बताएंगे कि बहुविभाजन आपको बताया जाएगा। बहुविभाजन की प्रक्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। अमीबा में अनुकूल परिस्थितियों में द्विविभाजन और प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुविभाजन होती है, और प्लाज्मोडियम में भी बहुविभाजन होते हैं। आप एक सवाल बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे मलेरिया परजीवी कहते हैं? तो ये सवाल आप कमेंट कीजिएगा। मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है वो ईस्ट में होती है, हाइड्रा में होती है, स्पंज में भी होती है। आप बोलिएगा कि आप एग्जाम्पल क्यों अभी दिए हैं, परिभाषा के साथ एग्जाम्पल देते हैं। तो आप यहाँ एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इनसे कई एमसीक्यू पूछा गया है कि जैसे बोलेंगे निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन की प्रक्रिया होती है, तो आगे आपको एक प्रश्न भी मिलेगा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट कीजिए। फिर पढ़ेंगे बीजाणु जनन, इसमें कवक में होता है, म्यूकर में होता है, पेनिसिलियम में होता है, पेनिसिलियम में होता है। तो आप एक और सवाल बता सकते हैं कि पेनिसिलियम से पेनिसिलिन नामक एंजाइम पहला बार किसने निजात किया, ये आपको कमेंट करना है। खंडी भवन, खंडी भवन प्रक्रिया स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स में होती है, और पुनरुत भवन की प्रक्रिया प्लेनेरिया और स्टारफिश में होते। फिर कायिक जनन पढ़ेंगे। कायिक जनन, कायिक जनन भी दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन। कायिक जनन, तो इन सभी के बारे में आपको अगले वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। तत्काल इस प्रश्न का आप उत्तर जरूर दीजिएगा कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है। इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही क्लास में। अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहते हैं, बिहार बोर्ड में साइंस स्ट्रीम में आप अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे एनके साइंस पाठशाला से जुड़े रहिए ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहे। तो धन्यवाद, जय हिंद।